फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर रीसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिनका नाम है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। सेकेंड टॉपिक है सौरमंडल। थर्ड टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फोर्थ है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। फिफ्थ है अक्षांश एवं देशांतर। सिक्स है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय निर्धारण। इन टॉपिक से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिकेटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इसमें पूछा गया है कि जो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वह किस विद्वान को जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज को जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा जो ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वह ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। जो ज्योग्राफी है उसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेनियस ने कहा था कि भूगोल जो है वह पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांट ने। कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर। ये जो ग्रिफिथ टेलर हैं वह नवनीतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स हटन। जेम्स हटन ने कहा था कि वर्तमान जो है वह भूत की कुंजी है। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, WM डेविस का है। अगला प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तथा तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसमें पूछा गया है कि यदि जो इतिहास है वह कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है या अध्ययन करता है, तो जो भूगोल है वह कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ड सावर का है। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेसेल को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो है वह रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में
परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थियोफेस्टस। ये जो थियोफेस्टस हैं, उन्होंने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा वेल्स। वेल्स को गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? आपका सही उत्तर हो जाएगा जीन ब्रुन्स का। जीन ब्रुन्स ने कहा था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो है, उन्हें क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल जो है वह अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है उसमें सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, उपग्रह जैसे कि चंद्रमा है, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को, इन सभी के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जो सौरमंडल है उसमें सूर्य और ये सभी खगोलीय पिंड जो हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं और उनके ज्ञात 172 उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। अब सौरमंडल से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला, यहाँ से हम सौरमंडल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.एल. वेयर्ड ने। जो सौर प्रणाली है इसकी खोज जे.एल. वेयर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? कोई भी ग्रह है उसके जो चारों ओर आकाशीय पिंड हैं वह परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रहों की गति का नियम है वह केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं उनकी संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम होगा? जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध जो है वह सूर्य से फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे बड़ा ग्रह है हमारा वह है पृथ्वी, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, उससे छोटी हमारी पृथ्वी है, उससे छोटी शुक्र है, उससे छोटा मंगल है, सबसे छोटा है बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीहारिका। नीहारिका जो है वह सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारामंडल की संख्या 88 बताई गई है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा 88। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत है वह मंगल ग्रह पर स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। जो बाह्य ग्रह हैं उनकी संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है या बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह जो है वह बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाकृत घूमते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह वामाव्रत घूमते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा जो है वह विस्फोटी तारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कापरनिकस। कापरनिकस ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य एक ग्रह नहीं है जबकि प्राचीन भारतीय इसे ग्रह मानते थे। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन या उपस्थित गैसें हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का ऊपरी भाग है उसे वर्णमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व से पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है वह सदैव पूर्व से निकलता है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है,
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? कोई भी ग्रह है उसकी सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक सूर्य के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उसमें था अधिकतम दूरी, इसमें न्यूनतम दूरी पूछा गया है, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो मध्य रात्रि का सूर्य है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो जो सूर्य में काला धब्बा है वह वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है वह है 71%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो जो सूर्य है वह एक तारा है, जबकि ये दोनों ग्रह हैं शुक्र और पृथ्वी, चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायक से पाया जाता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। हीलियम जो है वह हाइड्रोजन के अलावा एक ऐसा दूसरा तत्व है जो सूर्य की सतह पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? जो सूर्य का प्रकाश है वह धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास ग्रह है वह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 88। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह जो है उसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे तेजी से चक्कर लगाता है वह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक होती है? तो जो आपका सब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक होता है? तो जो बुध ग्रह है उसका अच्छी झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला एक ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है?
तो शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी की बहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो शुक्र ग्रह है वह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध तथा शुक्र जो है वह सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। जो यूरोपवासी हैं वह शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है उसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो साउथ पोल पर पहुंचते वो पहले व्यक्ति थे एमंडसेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है? तो जो पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 22,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जो पृथ्वी की उपसौर स्थिति है वह जनवरी महीने में होती है। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से तारे जो हैं वह पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह ध्रुवों पर चपटी होती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है वह पांचवा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी है उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? जो पृथ्वी है वह सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। तो जो पृथ्वी है वह सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, तो यह 365.12 दिन में करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण है? तो दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना या घूमना। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2 वर्ष। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो जो पृथ्वी है हमारी उस पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। जो इक्विनॉक्स है तो वह एक तिथि है, तो कौन सी तिथि है? वह है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या है 1। अगला प्रश्न है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? तो जो 21 जून को दिन का प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में हमारी पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो यह 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वह सूर्य है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है वह उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो दिन और रात की जब अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि है लगभग, तो
तो पृथ्वी की परिधि लगभग 40,032 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जून महीने का दूसरा पखवाड़े को होता है। अगला प्रश्न है, किस दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वह 12,750 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व है। शांत समुद्र और तूफानों का सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया है कि शांत समुद्र और तूफानों का सागर इनमें से कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रिविलिटी कहाँ पर स्थित है? जो सी ऑफ ट्रिविलिटी है वह चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। जो चंद्रमा है तो चंद्रमा से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो उसमें लगने वाला समय कितना है? तो उसमें 2 सेकंड से कम समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, जो बृहस्पति ग्रह है उसका द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? जो आकाश है तो आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है वह है सीरियस। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तक काल कितना है? जो हैली धूमकेतु है इसका आवर्तक काल 76 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसमें पूछा गया है कि सूर्य को छोड़कर जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे हैं उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.5 वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य में या बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। जो क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो सबसे पहले सिरस ने खोजा था कि क्षुद्र ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है,
क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ये सही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन बी है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर बड़ा होता है। ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। यह ऑप्शन आपका गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान, तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तब हमें कोरोना जो होता है सूर्य का भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसमें पूछा गया है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है। ये गलत है। दूसरा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये सही है। तीसरा है, जब अमावस्या का दिन होता है। ये भी सही है। चौथा है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। ये गलत है। इसमें सेकंड और थर्ड ये दोनों सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग की जो घटना होती है वह सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अगला प्रश्न है, सिजिगी है। तो इसमें पूछा गया है जो सिजिगी है वो क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उस स्थिति को सिजिगी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण है। तो चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। सूची 1 में विशेष लक्षण दिए हैं और सूची 2 में ग्रह दिए हुए हैं। इन सभी को मिलान करना है। एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है। ए का हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन बी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। बी का हो जाएगा थर्ड है। सी है, सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर। तो जो सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह है। अब सी का हो जाएगा दूसरा। सूर्य से, ऑप्शन डी है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। आपका डी का हो जाएगा फोर्थ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस जो है, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी, ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा शनि ग्रह के हैं। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम है भारत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र या ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो यह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, जो सूर्य की बाह्यतम परत है उसे कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे उपसौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए सबको पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है, बसंत विषुवत 21 मार्च को होता है, ये ऑप्शन सही है आपका। दूसरा है, उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये ऑप्शन गलत है आपका। तीसरा है, शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है, ये भी सही है। चौथा है, दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है, ये गलत है आपका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो यह केपलर ने सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। अगला प्रश्न है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जो ट्राइटन है वह नेपच्यून का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? जो प्लूटो का चांद है या उपग्रह है उसका नाम चेरोन है। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। जो उर्सा मेजर है तथा बिग बियर है, यह नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह हैं वह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो जो हमारी पृथ्वी है इसका घनत्व सर्वाधिक है।
अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दिन और रात विषुवत के दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, अपसीरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो अपसीरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइरस मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, इसमें पूछा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? जो हमारी पृथ्वी है इसका विभाजन सियाल, सीमा, निफे इनके रूप में किया गया। तो यह विभाजन सुएज ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी है जो हमारी उसके धरातल से केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर क्या क्रम होगा? आपका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आती है सियाल, दूसरे नंबर पर आती है सीमा, तीसरे नंबर पर आती है निफे। यह इसका सही क्रम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको इनमें से सही कथन को चुनना है। सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। ये सही है। दूसरा है, सीमा जो है, सीमा परत है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी है, क्रूड में निकिल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। ये भी सही है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृष्ठभूमि की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा में। जो सीमा परत है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निफे। जो निफे परत है हमारी उसमें निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया है? हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है जिसे हम सियाल कहते हैं, तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो सियाल का प्रयोग सर्वप्रथम सुएज ने किया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसमें पूछा गया है हमारी पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उनमें से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो जो ऊपर से दूसरी परत है उसका नाम है सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो जो पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ है वह निकेल होता है। अगला प्रश्न है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो जो सुएज महोदय हैं इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था,
तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है इनमें से, तो आपका उत्तर हो जाएगा सब स्ट्रेटम, यह भाग नहीं है, जबकि इन तीनों भागों में बांटा था, स्याल, सीमा, निफे। सबसे ऊपरी परत हमारी स्याल है, सेकंड नंबर पर सीमा आती है, थर्ड नंबर पर निफे है जो कि केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो जो स्थल मंडल है इसका तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो जो स्थल मंडल की मोटाई है वह भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत को वेरिस्फीयर कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को वेरिस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है। इसमें पूछा गया है कि धरातल से भूगर्भ की ओर, जो हमारा धरातल है उससे भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या होती है। तो इसमें तापमान वृद्धि दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रांट ने किया था। जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अनुसार भूगर्भ का जो विभाजन है, जैसे भूपटल, मेंटल तथा कोर, तो यह विभाजन ग्रांट ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछा गया है ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा असत्य है। तो सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये आपका सही है। दूसरा है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये भी सही है। अगला है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं, ये ऑप्शन भी सही है आपका। ऑप्शन डी है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही गलत गया था कि असत्य कौन सा है। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। तो जो हमारी महासागरीय सतह है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से असत्य छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसकी गहराई या मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, यह आपका सही है। सी है आपका, पृथ्वी के आयतन का 93.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है, यह भी आपका सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, यह ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि प्रश्न में असत्य पूछा था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का कोर ऊपरी भाग, यह सभी स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है।
इसमें स्थल मंडल का विस्तार पूछा गया है कि कितनी गहराई तक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको वॉइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेंटल को। जो मेंटल परत है इसको वॉइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो जो हमारी मेंटल परत है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसमें पूछा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68% मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोह असंबद्धता स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टल तथा मेंटल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की जो कोर है उसमें लोहा एवं निकल की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें हमें ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें असत्य कथन को छांटना है। सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी है, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है, कोर को वेरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ऑप्शन डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त होता है। यह बात असत्य है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रश्न में पूछा असत्य था कि इनमें से कौन सा असत्य होगा। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। जो हमारी भूगर्भ है उसमें तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। अगला प्रश्न है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। इसमें पूछा गया है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, भूप्रपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? इसमें पूछा गया है कि जो हमारी भूपटल है उस पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा लोहा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूप्रपटी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो हमारी भूपटल है उस पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो जो मोह की गहराई है वह लगभग 30 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार या मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसमें पूछा गया है कि जो मेंटल के नीचे क्रोड है, क्रोड परत है, वह किस एक से बना है? किस? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोहा धातु से बना है। अगला प्रश्न है, वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो वलय क्रिया है वह पर्वत निर्माणकाली बल है। अगला प्रश्न है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है?
आपका उत्तर हो जाएगा सियाल कहलाती है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? इसमें पूछा गया है जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वह पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच में है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती, निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटल निरूपण कहलाती है। यहां से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टॉपिक का नाम है महाद्वीपी एवं महासागर नितल की उत्पत्ति। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महाद्वीपी और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? जो महाद्वीप और महासागर हैं वह प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसमें पूछा गया है कि जो पृथ्वी का धरातल है इसके कितने प्रतिशत भाग पर जो महाद्वीप है उनका विस्तार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेगनर। वेगनर जी जो हैं वह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेगनर ने। वेगनर मानते थे कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है? तो इसमें पूछा गया है कि जो वेगनर महोदय हैं उनके अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है जो वह किस दिशा में हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर हुआ है। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो जो वेगनर साहब हैं उनके अनुसार पेंजिया का विखंडन प्रीकैम्बियन युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, विंगर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछा गया है। इन सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। यह तो सही है आपका। अगला है ऑप्शन सी है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। ये भी सही है। ऑप्शन बी है, पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। यह आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक प्लेट जो है वह लघु प्लेट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत प्लेट। यह विवर्तनिक प्लेट नहीं है। इन दोनों टॉपिक से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? इसमें पूछा गया है कि जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तर या दक्षिण किसी भी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी है वह क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वह अक्षांश कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा जो है वह बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो आपको बताना होगा कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है? इसमें पूछा गया है कि जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घट जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये 2 सूचियां दी हैं, इन्हें सुमेलित करना होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। ए का है थर्ड, जो भूमध्य रेखा है वह 0 डिग्री पर स्थित है। बी का होगा फोर्थ, जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। सी का हो जाएगा फिफ्थ, जो मकर रेखा है वह 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। डी का हो जाएगा सेकंड, जो अंटार्कटिक वृत्त है वह 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ई का हो जाएगा फर्स्ट, ये जो अंटार्कटिक वृत्त है वह 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? इसमें पूछा गया है कि जो धरातल है उस पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त और कोई भी रेखा नहीं है ऐसी जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? ये जो मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त है वह मलागासी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा जो है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? इसमें पूछा गया है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो वह देशांतर कहलाती है।
अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? जो दो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी जो है वह गोरे के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, दो देशांतर के बीच का अंतराल 4 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछा गया है। एक बार सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। दूसरा है, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। यह सही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन सी है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। यह भी सही है। डी ऑप्शन है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। यह भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह कथन असत्य है और इस प्रश्न में पूछा ही असत्य था इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी हमें असत्य कथन को छांटना होगा। एक बार पढ़ लेते हैं सभी को। ऑप्शन ए है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। यह तो सही है। ऑप्शन बी है, किसी भी स्थान की प्रधान या मोत्तर की से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन सी है, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है। यह भी सही है। ऑप्शन डी है, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं। यह भी सही है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही असत्य था इसलिए। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? इसमें पूछा गया है जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। अगला प्रश्न है, देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा से समानांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जो पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो जो ग्रीनविच रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती? जो मकर रेखा है वह फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? जो हमारी पृथ्वी है वह 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है।
अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। आपको बताना होगा कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किसका मिलान गलत है। सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह तो सही है। दूसरा है मकर रेखा, मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह गलत है, जबकि मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, यह गलत है आपका, जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री यामोत्तर पर स्थित है। अगला है दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत जो है वह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, यह भी सही है। तो आपका ये सही हो गया और ये सही हो गया, ये और ये गलत है, दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जो कर्क रेखा है वह नेपाल से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछा गया है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक बार सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला है दोनों समांतर रेखाएं हैं, यह गलत है। दूसरा है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तीसरा है दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, यह गलत है। चौथा है दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, यह भी गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। जो सिंगापुर है वह भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये जो देश दिए हुए हैं इन पे बोला गया है कि विचार कीजिए। देखते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। इसमें पूछा गया है ये जो देश दिए हुए हैं 4, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, तो इनमें से मकर रेखा जो है वह किन किन में से होकर गुजरती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, इन चारों से ही होकर जो मकर रेखा है वह गुजरती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं।
तो इन्हें भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो जो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है वह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलिविया। जो बोलिविया देश है उससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.0 डिग्री अक्षांश जो है वह दीर्घतम अक्षांश है। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपका पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसकी स्थिति 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर के निकट है। अगला प्रश्न है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है वह टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती ताकि कुछ क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना होता है। अगला प्रश्न है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण एल्यूसियन द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो भारत में मानक समय क्या होगा? तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? जो भारत का प्रमाणिक समय है वह इलाहाबाद से निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है ग्रीनविच मध्य समय या GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो यह 5.5 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैनी। नैनी का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के
स्थानीय समय में कितना अंतर है? आपका उत्तर हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 बार। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजन न करे। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो काहिरा में रात्रि के 2 बजे होंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो यह 1 घंटे का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 डिग्री। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा वह 180 डिग्री यामोत्तर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? जो ग्रीनविच है वह यूके में है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो यह 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा गया है। सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है, यह एक काल्पनिक रेखा है, यह सही है। दूसरा है, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह भी सही है। तीसरा है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला है, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यह भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह कथन गलत है, इसमें पूछा ही असत्य था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय शाम के 5 बजे है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 75 डिग्री ईस्ट है। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है, तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यदि भारत में दोपहर के 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस यामोत्तर में सुबह के 7 बजे होंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में 7 बजे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।